नमस्कार। जिंदगी का साथ निभाते रहिए, जिंदगी का साथ निभाते रहिए, महफिलें यूं ही सजाते रहिए। न मिलेगी फिर से जिंदगी दोस्तों, कुछ अच्छे दोस्त बनाते रहिए। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से सभी दर्शकों को, सभी एस्टीम व्यूअर्स को आज विश्व कविता दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नवरोज भी है, तो नवरोज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से। तो दोस्तों, आज हमारे साथ शख्सियत रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से सीजन 3 में शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो एक जाने माने वरिष्ठ कवि हैं एंड ही इज एमिनेंट ब्रॉडकास्टर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राम अवतार बैरवा जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत जी। मेरा सौभाग्य है, मैं इतने बड़े एक संस्थान से, इतने बड़े मेरे सामने बहुत बड़ी रंगकर्मी बैठी हैं, काजल सूरी जी। उनके पिताजी बहुत बड़े रंगकर्मी रहे हैं। मेरा सौभाग्य है आज उनके साथ में बात कर रहा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज आप जैसे इतने अच्छे कवि हमारे साथ हैं, हमारे इस मंच पर हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज जिस तरह से विश्व कविता दिवस है, तो मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम का आगाज आपकी लिखी किसी कविता के साथ किया जाए। दरअसल एक चीज, दो चीज तो आपने जिक्र कर दी, विश्व कविता दिवस और नवरोज, लेकिन जी। आज विश्व वानिकी दिवस भी है। आ, अरे वाह। विश्व आज के दिन से हम मतलब वनों के महत्व के बारे में जानते हैं, और वनों का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिता है, ये तो हम कोई छिपी चीज नहीं है। बिल्कुल और नहीं। कल विश्व जल दिवस है। अरे वाह। तो हमारा जीवन। अगर जी, अगर आज वन है तो कल जीवन है। आज अगर हम वनों का रक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे, तो कल जल को बचा पाएंगे। बिल्कुल। तो वन है तो जल है, और जल है तो जीवन है, और जीवन है तो बिल्कुल। कविता है, और कविता है तो नया साल है, नई क्या बातें बात, हैं। क्या तो बात। तो दरअसल ऐसे मौके पर आपने मुझ जैसे छोटे से अदने से व्यक्ति को, जो ना व्यक्ति है ना वक्ता है, जो आप ऐसा उसको मत कहिए, आपने, हमें पता आप क्या हैं। देखिए जी। ये आपकी सदा सहता है कि आप मुझे, लेकिन मैं तो बिल्कुल एक छोटे से कस्बे में पला, वहां से बड़ा, और दिल्ली जैसे महानगर में सोचा नहीं था कि आकर इतने आप जैसे लोगों के साथ मुलाकात होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से ठीक 25, 5 और 20, 26 साल पहले हम एक जगह खड़े थे। वो था दिल्ली का कर्मचारी चयन आयोग, बिल्कुल और बिल्कुल। 12:30 बज चुके थे, और मेरा इंटरव्यू हो चुका था और आपका होने वाला था। और मैं इंटरव्यू देके और उस कर्मचारी चयन आयोग से बाहर आया 12:30 बजे, और आपने मुझसे पूछा था, क्या पूछा? मुझे अच्छी तरह याद मुझे अच्छी तरह मुझे याद है कि बिल्कुल क्या याद क्या नहीं पूछा। है। मुझे याद है, क्योंकि ख्याति भारती जी थी, हाँ। बलविंदर जी नुमान थे, थे। नौमान नुमान जी थे थे, हमारे साथ। और एक सुंदरम जी थे, जो उन्होंने शायद चेन्नई ज्वाइन किया था, शायद ट्रांसफर ले लिया था, पता नहीं, खैर, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो हम सब साथ साथ थे। और मुझे आज बड़े फक्र और गर्व के साथ कहने की हिमाकत कर रहा हूँ कि जो हम दिल्ली में चारों रहे, और चारों अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। मैं नौमान जी को किसी मामले में कम नहीं मानता, किसी बहुत मामले में। बहुत अच्छा लिखते मैं हैं, बहुत अच्छा मैं लिखते हैं। बलविंदर जी को बहुत बड़ा राइटर मानता हूँ, बहुत अच्छा वाकई लिखते हैं वो। और पंजाबी के बहुत जी, अच्छा लिखते हैं, बहुत। और आप न नुमान सिर्फ उर्दू रंग के। कर उर्दू के, और आप न केवल एक कलाकार हैं, एक रंगकर्मी हैं, एक ब्रॉडकास्टर हैं, बल्कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं। और बहुत मैं आपको शुक्रिया। शुभकामनाएं देता हूँ, आपके बहुत जल्दी एक कविता संग्रह आने वाला है पाठकों के बीच में। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और चूंकि आज वन दिवस है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि वक्त की सीमा होती है, और बहुत सारे श्रोता दर्शक हमें देख रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि क्या फालतू बात करने लग गए, हम तो कविता सुनना चाह रहे थे। तो मैं सीधा सीधा अपनी कविता पे इसलिए आता हूँ कि आज वन दिवस है, और अगर आज जी। है तो कल है। तो मैं शुरुआत करता बिल्कुल। हूँ अपनी एक छोटी सी 2-3 पंक्तियों से, उसके बाद आपसे बात आगे बढ़ाऊंगा जी। कि अगर
वन है और जल है तो क्या होगा, ये देखिए कि हवाओं जी। का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना। अगर वन है तो, वाह वन है तो हवा है और घटा है, कि वाह हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिम झिम थिरक पड़ेगी वाह बारिश अपने आप देखना। वाह। कि हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिम झिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। और मावस आने वाली है 4-5 दिन बाद, कि मावस की श्यामल रात ढले, हाँ आ हाँ। जाए रतौंधी तारों को। ये संकेतों से बात कहिए कि मावस की श्यामल रात ढले, आ जाए रतौंधी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा, तुम छत से चुपचाप देखना। वाह कि वाह। मावस की श्यामल रात ढले, आ जाए रतौंधी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा, तुम छत से चुपचाप देखना। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, और अगर नहीं रहा तो क्या होगा, कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जा। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जा, अहिल्या बन के शहर ये सारे, खूब करेंगे जाप देखना। वाह अहिल्या बन के शहर ये सारे, खूब करेंगे जाप देखना। हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिम झिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। तो ये क्या कुर्बानगी। बात। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक एक इसका शब्द इतना खूबसूरती से आपने पिरोया है, क्या बात, बहुत खूबसूरत। तो मेरा पहला जो सवाल आपसे यही होगा, जो जितने भी हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, मेरा उन सभी से यही सवाल होता है कि आपकी जो यात्रा थी, साहित्यिक यात्रा खास तौर पे, उसके बारे में मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। हमारे साथ बहुत सारे स्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अशोक भौमिक जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बाला शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अपराजिता जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हरविंदर कौर बबरी मस्कट से जुड़ चुकी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, रंगकर्मी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बेहतरीन नाटककार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या गुप्ता जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, खुद कवित्री हैं, सोशल वर्कर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ विनीता ठाकुर जी जुड़ी हैं, हमारी अपनी विनीता ठाकुर जी शिलोंग से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत विनीता ठाकुर जी का। जी तो जी आपने बहुत ही एक पैटेंट सवाल पूछा है, जो कि हर किसी के साथ पूछना भी चाहिए, और हम जिज्ञासा होती है हमारे कि ऐसे सवाल होते रहने चाहिए। विनीता जी जी जुड़ी हैं बहुत, मैं बाकी तो सबको थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन विनीता जी को बहुत करीब से जानता हूँ। शिलोंग से बिल्कुल। हमारे बीच है। हम बहुत दुआ करते हैं ईश्वर से कि बहुत जल्दी दिल्ली आए हो। क्या तो बात, बिल्कुल आमीन। दरअसल क्या है, विनीता जी, काजल जी, आप दोनों बहुत नजदीक से मुझे जानते हो। बिल्कुल। मेरी साहित्यिक यात्रा कुछ भी नहीं रही है, क्योंकि अगर कौन साहित्यकार नहीं बनना चाहता, कौन कवि नहीं बनना चाहता, हर कोई कवि बनना चाहता है। लेकिन दरअसल ये है कि हम चाहते हैं कि कविता लिखे, लेकिन कविता हम लिख नहीं पाते, कविता हमको लिख देती है। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। हर कोई, मैं कल भी एक कवि सम्मेलन में था, और वो एक लड़का डॉक्टर था, उसने उत्तराखंड से एमबीबीएस किया, और कल मेरे पास आया कि आप कविता कैसे लिख लेते हो। मैं भी कोशिश करता हूँ। कहा जी बिल्कुल, कोशिश करते रहिए, लेकिन कविता आप नहीं लिख पाओगे, कविता आपको लिखी एक दिन, अगर आप प्रयास करते रहे तो आप भी पता नहीं इतनी समर्पित हैं। मैं आपके कई सारे नाटक देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, आपको लाइव देख चुका हूँ। तो ये आप खुद नहीं करते, ईश्वर ने सबके लिए एक एक कार्य दिया हुआ है। उसे सिर्फ वही कर सकता है जो जो ईश्वर ने लिख दिया है कि यही करके हमको जन्म, कोई उसके लिए नहीं दिया कि हम ऑफिस जाएं आए, ये तो हमारा दैनिक कार्य है ही है। इसके अलावा ईश्वर ने ऐसी शक्ति हमको दी है कि ऑफिस के कार्यों के साथ साथ हम समाज की इस तरह सेवा कर सकते हैं, समाज को जागरूक कर सकते हैं। तो वो एक एक अलग से ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, उसी बनिस्बत हम आज ऐसे मंच पर, ऐसे मीडिया में काम कर रहे हैं। तो अगर सचिन तेंदुलकर से कहा जाए कि तू एक्टिंग कर ले, तो नहीं कर पाएगा। अमिताभ से कहा जाए तू क्रिकेट खेले, नहीं कर पाएगा। तो क्या ईश्वर ने बात। सबके लिए कोई चीज निर्धारित की है कि आप यही काम कीजिए। तो हम कविता लिखते ही नहीं है, कविता हमको लिखती जा रही है। और हम, मुझे बचपन याद है कि मैं टीचर्स के ऊपर, क्योंकि क्यों झूठ बोलूं, मैं बिल्कुल
एक ऐसे कस्बे में हूँ जहाँ कस्बे से पैदा हुआ और पला बड़ा, जहाँ अध्यापक तो थे लेकिन हमारा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। तो अध्यापक ही हमारे सबसे बड़े पात्र हुआ करते, जिनके ऊपर हम कविता उनसे सुनते थे और उनके ऊपर ही लिखते थे। वो कविता पढ़ाते थे, महात्या जोड़ देते थे और वो उल्टी सीधी जोड़ते थे। तो लेकिन कहीं आते 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 और जब कॉलेज तक पहुंचे तो कविता तो लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन कॉलेज तक आते आते लगा कि नहीं, ये जो हम लिखते हैं वो कविता नहीं है। तो कहीं आके और शायद 9वीं 10वीं की बात है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। वो टीचर्स के ऊपर ही लिखी थी। हमारे टीचर्स थे 2-3, उनको मिला के तुकबंदी की थी। मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरी बहुत सारी रचनाएं और कविताएं बहुत कहीं छूट गई हैं, और वो कहीं अगर वापस मिल सकी तो मैं जरूर उन्हें कोशिश करूंगा लाने की। पर कोई बात नहीं, ना मिली तो कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जो मेरी कविता प्रकाशित हुई वो 1989 में प्रकाशित हुई। वो मुझे याद है, थोड़ी एक आध पंक्ति याद है जी जी जी। कि जो समझे हैं अर्थ आज का उनकी जय जयकार है, जो समझे हैं अर्थ आज का उनकी जय जयकार है, राह वाह देखते कल की जीवन से गए वो हार हैं। तो उस वाह। तरह मैं तुकबंदी करके और कविता शुरुआत की थी कविता की। लेकिन बाद में आते आते और फिर एक, मैं आपको बात बताऊं कि एक आपने भी फेसबुक पे देखा होगा, बाकी सोशल मीडिया पे एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था। एक युगांडा का एक कैमरामैन युगांडा के शरणार्थियों के पास जाता है और एक बच्चा होता है जो मरने की स्थिति में जी होता है। हाँ। उसके पीछे पीछे एक गिद्ध जा रहा होता है कि कब बिल्कुल ये बिल्कुल। अंतिम सैया को प्राप्त हो और कब मैं इस पे झपट्टा मारूं। और उसके हम्म। पीछे एक कैमरामैन होता है जो उस दृश्य की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि ये कब, ये जो गिद्ध है जो बच्चे पे झपट्टा मारे और मैं कब फोटो खींचूं। तो 3 दृश्य एक साथ चल रहे होते हैं। एक तो बच्चा मरने की स्थिति में होता है, एक गिद्ध उस पे झपट्टा मारने की स्थिति में होता है, एक फोटोग्राफर होता है जो उस गिद्ध पर उसकी दृष्टि होती है कब गिद्ध उस पे चोंच मारे और कब मैं तस्वीर हम्म। खींचूं। और वो बिल्कुल। सफल हो जाता है कि गिद्ध उस पे चोंच मारता है और वो फोटो एकदम खींच लेता है। तो मैगजीन कमाल के है। एडिटर के पास जाता है कि सर मैंने ये फोटो तस्वीर खींची है, कितना देखिए मैंने कितनी 2-3 घंटे मैंने तपस्या की तब जाके मुझे फोटो हासिल हुई। वो फोटो तो कवर पेज पे छप जाती है, लेकिन किसी कोई टिप्पणी करता है कि यहाँ गिद्ध, एक बहुत बड़ा गिद्ध और भी था, कैमरामैन, यस। जो उसे बच्चे को बचा सकता था लेकिन उसने बचाया नहीं। तो कैमरामैन अगले दिन सुसाइड कर लेता है। ओ। उस सुसाइड पे वीरप्पा मोइली जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी थी। जो हमारे सीएम रहे थे, वो हम्म। राजनीति अपनी जगह लेकिन कविता अपनी जगह है। मैंने वो जो कविता पढ़ी तो मैं बिल्कुल विचलित हो गया कि ऐसा भी होता है समाज में। तो मैंने तुकबंदियों से फिर छंद मुक्त कविताएं लिखना शुरू करी। और वो छंद मुक्त कविताएं आज आप सब, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैंने एक कविता, हमारी ऑफिस की मैगजीन थी, मुझे मैगजीन का हिंदी विभाग की तरफ से निकली थी, और आपने उस कविता को पढ़कर ये कहा था कि क्या है कविता मैं रख लूं। मैं कहा बिल्कुल रख लीजिए, मुझे याद है वो। तो उस तरह की छंद कविता मैंने लिखी। और आज हम चाहेंगे जितना थोड़ा सा कुछ, जरूर सुनाएं, जरूर सुनाएं हाँ, हमको वो थोड़ा सा। अगर मुझे याद है तो ये है कि वो इस तरह थी, मैं मतलब उस तरह की वो भाव प्रदर्शित कर देता हूँ। कविता मुझे वो याद नहीं जी। है। ऐसे थी कि हर कोई चाहता है बड़ा आदमी बनना, बंगला खरीदना, हवाई जहाज में उड़ना, कार खरीदना। हर कोई देखता है सपने, सपने जिंदगी से दूर नहीं होते, छलांग पर दूरी हो जाती है जीवन सपने में। कुछ इस तरह की कविता थी वो, जो क्या अब बात, मैं जो बहुत याद नहीं है। खूबसूरत। हम्म, तो उस तरह की जी कविता मैंने जी। तो लिखी। और आपने जी कविता का, कविताएं लिखने का सफर तो आपका स्कूल के वक्त से शुरू हो गया, और आपकी जो कविता जिस तरह से आपने का प्रकाशित हुई। लेकिन अगर हम आपकी स्टडीज की बात करें, क्वालिफिकेशंस की बात करें, और हाईली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, आपने 7 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स की।
क्या कहेंगे? मैं चाहूंगी आप ये बात खुद हमें बताएं। कौन कौन से आपके ऐसे सब्जेक्ट्स रहे प्रिय, और जो आपने 7 सब्जेक्ट्स में बहुत मुश्किल काम है ये, आप बताइए क्या देखिए कहेंगे? क्या है कि अगर मैं इसके इतिहास में जाऊंगा तो आप हंसेंगे और करेंगे, अपने आप को सोचेंगे कि ऐसा भी हुआ था क्या। मैं छठी में ग्रेस होता है कि ग्रेस से इसको पास कर देते हैं कि चलो ग्रेस कर दो, पास कर दो। जी। छठी क्लास में ग्रेस से पास हुआ, 7वीं में सप्लीमेंट्री आ गया, 8वीं में ग्रेस से पास हुआ, 9वीं सप्लीमेंट्री आ गया, 10वीं में पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हुआ, तो मैं सोच रहा था मैं पास हो ही नहीं सकता, लेकिन तीसरी बार में सप्लीमेंट्री आ गया था तो सप्लीमेंट्री में पास हो गया। मुझे लगा कि मैं तो पास हो सकता हूँ। फिर मैं 11th में गया तो मुझे मेरे दिमाग में ये रहा कि मैं पास हो सकता हूँ, मैं फेल नहीं, मैं जी। पास भी हो सकता हूँ। मैं पहली बार में पास हुआ, फिर फर्स्ट ईयर में पहली बार में पास हुआ, तो मेरे दिमाग में रहा कि नहीं मैं पास हो सकता हूँ। मेरे साथ हाँ। के बहुत सारे जो मेरे साथ के थे वो मेरे से 3 क्लास आगे जा चुके थे, तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मैं इनको पीछे करके रहूंगा। क्या बात। तो मैंने एक एक साल में बहुत पढ़ाई कर करके, मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मैं पास हो सकता हूँ। वाह वाह। वो मेरे दिमाग में बात रही, मैं पास होता चला गया, और पास होते मैंने यही दिखाया। हालांकि मेरे गांव में आज भी लोग ये कहते होंगे कि ये पता नहीं दिल्ली में जाके पढ़ाई वढ़ाई जिसने करी नहीं होगी, ये ऐसे ही बैठा होगा कहीं, लेकिन जो जानते वो मानते हैं कि नहीं। आज और कई सारे टीवी और पेपर्स में मेरी रचनाएं पढ़ते हैं तो उनको बड़ी, जब भी मैं घर जाता हूँ तो फिर अवतार तो क्या था, क्या से क्या हो गया, तो मुझे खुशी होती है कि मैंने कुछ, मतलब कम से कम एकेडमिक स्तर पर 14 डिग्रियां प्राप्त करी हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं पास हो सकता हूँ। 14 डिग्रीज, 14 डिग्रीज तो मुझे नहीं पता, ये आप हमें बताएं आप इसके बारे में, ये मुझे भी नहीं तो पता। जी। 7 तो एमए हो गई, हाँ हाँ जी बीएड हो बिल्कुल। गई, बीएड, बीजीएमसी, पीजीडीटी, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और कर्मकांड। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। तो ये सारी ओह चीजें गॉड, मैं क्या करता बात, चला क्या गया। बात, क्या क्या बात। विनीता ठाकुर जी जिंदगी लिखती बार बार हैं मुझे कि सवाल करती रही। वाह वाह, क्या बात, और आपने डिग्रीज कर जी। ली, क्या बात, विनी, बहुत बड़ी बात, ये कमेंडेबल। विनीता जी, विनीता जी क्या लिख रही है? मुझे 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 पढ़ाई नहीं, मतलब मैं इस पे शायद आ नहीं आप रहा। पढ़ पा रही हैं? विनीता जी क्या कह रही आ है? रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आप पढ़ पा रहे होंगे, अच्छा, स्क्रीन पे आ रहा है। नहीं लिख मेरे रही हैं स्क्रीन पे नहीं आपकी, आ रहा। अच्छा वो लिख रही है आपकी एक कविता माँ पर है, उसको सुनाइए। जी 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 जी। तो माँ पे दरअसल मुझे चश्मा लगानी पड़ेगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा माँ पे। ये तो हालांकि मुझे पहली उसका मुखड़ा याद है कि जी दरअसल जी मेरी आज से 10-11 साल पहले मेरी माँ को कैंसर हो गया था, जी। और मैंने बहुत दुआएं की थी। मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जितनी सेवा कर सकती है कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी माँ से पहले मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी माँ को बचा देना, जो कुछ है मेरी माँ है। तो भगवान ने पता नहीं कहाँ, कैंसर का रोगी कहाँ बच पाता है, लेकिन उन दिनों, आठ आज से 10-11 साल पहले, जबकि मैं पूरी हिम्मत हार चुका था, लेकिन मैं गया, मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में माँ के सिवा। तो तब ये मेरी रचना फूट पड़ी थी, आंखों से आंसुओं के रास्ते वो कविता फूटी थी। रात को 12-12:30 बज रहे थे, तब मैंने कविता लिखी थी कि अम्मा तेरे बाद मुझे, अम्मा तेरे बाद मुझे कौन कहेगा चांद मुझे, कि अम्मा तेरे बाद मुझे कौन कहेगा चांद मुझे, और क्या करूंगा तोड़ के तारे, आह, क्या करूंगा तोड़ के तारे, कौन देगा दाद मुझे, वाह। कि क्या करूंगा तोड़ के तारे, कौन देगा दाद मुझे, और कैसे आएंगी फिर हिचकी, कैसे आएंगी फिर हिचकी, मैं तो 400 किलोमीटर दूर रहता हूँ माँ से, कि कैसे आएंगी फिर हिचकी, कौन करेगा याद मुझे, कि कैसे आएंगी फिर हिचकी, कौन करेगा याद मुझे, और किस रोटी में मिलेगा अम्मा, किस रोटी में मिलेगा अम्मा तेरे हाथों का स्वाद मुझे, आह, कि वाह। किस रोटी में मिलेगा अम्मा
तेरे हाथों का स्वाद मुझे, और कौन झुकाते ही सर देगा, कौन झुकाते ही सर देगा इतने आशीर्वाद मुझे, वाह कौन वाह झुकाते ही सर देगा इतने आशीर्वाद मुझे, वाह और कौन रखेगा बाकी सारी, कि कौन रखेगा बाकी सारी चिंता से आजाद मुझे, वाह। कि कौन रखेगा बाकी सारी चिंता से आजाद मुझे, और किस झोले में टका मिलेगा, किस झोले में टका मिलेगा कुल देवी का प्रसाद मुझे। वाह जब भी मैं घर जाता हूँ, माँ वाह पता नहीं कहाँ से एक लड्डू लाके रखी रखती है थैले में, कि बच्चा आएगा तो खाएगा, और मुझे वो लड्डू देते कि बेटे ये माँ से मिला था मुझे, कि कौन क्या किस झोले में टका मिलेगा कुल देवी का प्रसाद मुझे। तो ये रचना मैंने तब मेरे, लेकिन माँ ने मेरी प्रार्थना सुनी, आज मेरी माँ स्वस्थ है, बहुत वाह तंदुरुस्त है, और मुझे वाह देख रही होगी पक्का। उसे वाह। पता है कि आज मैं तो देख सकती है तो पक्का मुझे देख रही होंगी, लिख नहीं पाती वो लेकिन मुझे पक्का देख रही होंगी। तो मैं क्या फिर माँ बात। को नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ माँ के। बहुत विनीता जी, खूबसूरत बहुत। आपके आपकी बिल्कुल। दुआओं से मेरी माँ तंदुरुस्त है और बहुत क्या बात। स्वस्थ है। आपके लिए ये रचना आपको समर्पित है। बहुत खूबसूरत, जी बहुत शुक्रिया। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, राम अवतार जी आपकी जो कहानी है, आपकी जो यात्रा बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और आपकी सादगी क्या बात, ऐसे ही रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बात लिखने के लिए। धन्यवाद। विनीता ठाकुर जी लिखती हैं, अमेजिंग, बहुत ही अच्छी जर्नी। बहुत खूबसूरत विनीता जी, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। हरविंदर लिखती हैं, कवि बहुत ही नर्म दिल होते हैं, वाकई कवि बहुत ही नर्म दिल होते हैं, ये इन्होंने बता दी। जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं, कमाल। विनीता ठाकुर लिखती हैं, आप पास ही नहीं हो सकते, आप तो कमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आप कमाल कर सकते हैं। और जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं कि ये होती है लगन जो आपने करके दिखाया। विनीता ठाकुर लिखती हैं, अमेजिंग। बाला शर्मा लिखती हैं, ज्योतिष और कर्मकांड भी, वाकई ज्योतिष और कर्मकांड आपने ये सब भी पढ़ा है। वो लिखती है, दंडवत प्रणाम आपको, हमारी तरफ से भी आपको प्रणाम। वाह क्या बात। हरविंदर कौर बबली लिखती है, बहुत खूब। जयश्री हमारे जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। हिम्मत सिंह नेगी हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं और आकाशवाणी के नाटकों के कलाकार हैं। विनीता ठाकुर लिखती हैं, बहुत इमोशनल हमारे साथ, बहुत ही बेहतरीन हमारे साथ एमिनेंट ब्रॉडकास्टर जुड़े हैं, अभिनय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत जी बड़े जी ब्रॉडकास्टर हैं आपकी तरह। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जसकिरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, कितनी श्रद्धा से माँ के व्याख्या किया आपने, अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वाकई इस कविता ने अंदर तक झकझोर के रख लिया। बहुत बहुत खूबसूरत कविता। बाला शर्मा जी लिखती हैं, प्लीज माँ पर ये वाली कविता मुझे भी सुनवा दीजिए, इसे मैं कंपोज करना चाहूंगी। विनीता ठाकुर जी कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये कविता थी। जिस तरह से जसकिरण जी ने कहा कि इसने झकझोर कर रख दिया। तो अभी हम कविता की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी ब्रॉडकास्टिंग पे आती हूँ कि आप ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हैं और एक बहुत ही एमिनेंट ब्रॉडकास्टर हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ब्रॉडकास्टिंग में वो ने आपने करके दिखाई हैं। तो आपका जो ब्रॉडकास्टिंग का सफर रहा है, उसमें किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास सामने वो होती है कि हमें बिल्कुल इस वक्त पे प्रोग्राम करना है, उसके बाद भी कई चैलेंजेस आते हैं। आप क्या कहेंगे? कि मुझे अभिनय जी ने मेरे ऊपर टिप्पणी की, अभिनय जी बहुत बड़े अभिनय करता है वो। वाकई उनसे कहो वाकई। उनसे कहो कि एक जिंगल बनना है, वो घर बैठ के पता नहीं कैसे जिंगल लिख देते हैं, बना देते हैं हाथ के हाथ। हम तो वाकई उनके आगे कहीं नहीं वाकई। टिकते, लेकिन वो अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत और शुक्रिया उनका, बहुत क्योंकि हमने तो उनसे सीखा है। हम शुक्रिया। इस फील्ड में बहुत छोटे, क्योंकि हम तो लिखते हैं और वो बोल देते हैं, हम तो सोच के लिखते हैं और वो चलते चलते बोल जाते हैं। वाकई। अभिनय जी को मैं आज से नहीं, जब वो खेल की कमेंट्री विदेश में जाके करते थे और यहाँ से भी, तब से मैं बहुत करीब से परिचित हूँ। और जब जी दिल्ली आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली आ गए, तो कम से कम एक बहुत बड़े प्रसारणकर्ता से हम मुलाकात करेंगे। और आज उनकी रोज हम उनके रेडियो पे सुनते हैं और बहुत अच्छी आवाज उनकी है। जैनेन्द्र जी के
मतलब गोल्डन कहें कि वॉइस राम लक्ष्मण जैनेंद्र है जी दोनों। की, वाकई जैनेंद्र जी की तो अगर बात लेकिन करें गोल्डन चलिए, वॉइस, और मुझे उन्होंने लगता है मेरे कि ऊपर कुछ कहा, जी लिखा। जी मेरे प्रसारण की शुरुआत तो बिल्कुल, क्योंकि जी जी, नहीं, दुनिया आपको में आवाज मैं कम से कम मैं मानता हूँ, मैंने उनके साथ बैठ के काम किया, मुझे पता है। जी मुझे मैंने उनके साथ बैठ के बहुत समय जी गुजारा है, मुझे पता है जैनेंद्र जी के बारे में। वो कमाल के इंसान, एक और बार प्रमोद जी गोल्डन ने वॉइस कहा की था अगर हम कि बात करें एक दीवार फिल्म का दीवार फिल्म का डायलॉग बोलते हुए कहा था कि जब शशि कपूर कहता है, अमिताभ कहता है तेरे पास क्या है, मेरे पास दौलत है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? शशि हमारे कपूर पास कहता है जैनेंद्र जी है। दीवार फिल्म में मेरे पास माँ है। तो प्रमोद जी कहते हैं वाकई कि नहीं, हमारे पास हमारे पास, जैनेंद्र जी है। सो तो प्राउड, वी आर सो प्राउड। तो खैर बहुत तो हम तो लिखते हैं और वो बोलते हैं। वाकई तो ये वाकई, मतलब हमें गर्व होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं, हम बात सो करते हैं, प्राउड। हम उनके साथ उसको शेयर करते हैं बातों को कि एक बार मैं एक क्या नाम से जो भद्रपुर में मेला लगता है, जो बसंत पे हर बार आयोजन होता है, उसमें मैं एक बार गया था। बसंत में वो मेला लगता है हर बार। तो एक व्यक्ति रोज जाता था वहां उसमें प्रोग्राम देखने के लिए। जी जैनेंद्र जी वो उसका संचालन कर रहे होते थे। जी जी तो वो मुझसे कहते हैं कि नहीं, मैं उनसे कहता हूँ कि ये हमारे ऑफिस में काम करते हैं। अरे छोड़, इनको जानते हो तुम? मैं कहा, हाँ जानता हूँ। अरे झूठ बोलते हो तुम, कहाँ जानते हो इनको? मैं कहा, मैं जानता हूँ, हमारे साथ ही काम करते हैं। अरे झूठ बोलता है तू, ये तो बहुत बड़े आदमी है। मैं कहा, हाँ मुझे पता है। चलो, मैंने कहा, मैं नहीं जानता, झूठ बोल रहा हूँ। तो क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि दरअसल अगर मैं कह दूंगा मैं जानता हूँ, कहीं मेरे से मिलाओ, फिर उनको मिलाने लाओ, फिर ऑफिस आओ, और फिर तो खैर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं तो झूठ बोल रहा था, लेकिन बहुत बड़े, न सिर्फ ये ब्रॉडकास्टर है बल्कि ये बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। वो फिल्मों जी में काम कर बिल्कुल चुके हैं, वो बहुत बड़े बिल्कुल बिल्कुल उसको शेयर बिल्कुल कर चुके हैं, बहुत बड़े मंचों को शेयर कर चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बात कर चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा, लेकिन मैं झूठ बोल रहा था, मैं नहीं जानता। तो ये बात खैर सच मैंने है कि उनसे वी आर सो प्राउड। हम लोगों को वाकई, आ, हम लोग वी आर सो प्राउड नहीं कि है, हमारे साथ जैनेंद्र बिल्कुल जी है, बिल्कुल इस हमारे प्राउड। देवेंद्र जी तो है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, एक सवाल है मेरा कि जी जी जी। आप कि अब ब्रॉडकास्टिंग में मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करती हूँ कि हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कौन सी किताब है, या ऐसी कौन सी कविताओं की किताब है, या ऐसे कौन सी कवि हैं या लेखक हैं जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया है या मुतासिर किया है? क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि कोई व्यक्ति को कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, जब पढ़ता है व्यक्ति तो प्रभावित अपने आप हो जाता है। हम्म। मैं बचपन में स्कूल में आने के बाद और कॉलेज में आने के बाद दुष्यंत जी को बहुत पढ़ता, दुष्यंत कुमार को अरे बहुत वाह पढ़ता था। वाह वाह। और मैं करता, ये जो लिखते हैं वैसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। हाँ, हालांकि वैसा नहीं, लेकिन मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में था। तो मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं लिख पाया जैसा वो लिखते हैं। जी तो लेकिन मैंने एक चीज सीखी कि जब मैं हिंदी से एमए कर रहा था, तो हम्म, मैंने हिंदी गीत और गजलों की मात्राओं के बारे में मैंने बड़ा गहराई से अध्ययन किया। ये बात है 93 की बात है। उससे पहले मैं गजलें लिख चुका था, मेरी 91 में गजलें गजलें प्रकाशित भी हो चुकी थी। तो लेकिन मैंने दुष्यंत को पहले बचपन से पढ़ा था, लेकिन बाद में जब मैंने मात्राओं का अध्ययन किया और दुष्यंत जी को देखा, तो मैंने देखा कि नहीं, ये तो मात्राओं में नहीं लिखते, पता नहीं कहाँ इनकी मात्राएं होती है। लेकिन फिर मेरे बहुत सुरेंद्र चतुर्वेदी जी बहुत मेरे मित्र रहे, जो बहुत अच्छी गजलें कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मात्राओं के चक्कर में पड़ोगे तो गजलें लिख ही नहीं पाओगे। क्योंकि दुष्यंत जी का एक बहुत प्यारा शेर उन्होंने कोट किया कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे एक पत्थर पे। आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। लेकिन हमारे राजस्थान में उसको ऐसे बोलते हैं कि नी का ताण भाटो फेंक, मतलब अच्छी तरह पत्थर फेंक। नी का ताण भाटो फेंक, किया बादला में ठेक कोनी होवे, मतलब कैसे
बादल में बादल सुराग में नहीं हो सकता। नहीं हो वो सकता। मात्राओं में कहीं नहीं कहते, वो तो अपनी तरफ से कह देते हैं। मतलब रचना बड़ी नहीं होती, विचार बड़े होते हैं। वाकई। तो विचार इतने बड़े थे उस शेर के कि जन जन तक वो विचार पहुंच गए। तो रचनाओं में मात्राएं है नहीं है, ये बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि आपने क्या बात कही है। तो फिर मैंने उस तरह की, चलो ठीक है, मैं मात्राओं को भूल देता हूँ और मैं रचनाएं उस तरह लिखता हूँ। तो मैंने फिर दुष्यंत जी को पूरा पढ़ के और फिर मैंने बहुत चीजें सीखी, अपने अपने आप से सीखी। और आज मैं बड़े बड़े रचनाकारों के साथ मतलब मेरा ऐसे मीडिया से जुड़ा हूं तो उठ बैठ होती है। कल भी हम रात को 12-1 बजे तक एक कवि सम्मेलन में थे, बड़े बड़े रचनाकार उसमें थे। तो सबने कहा कि ये तो आपकी पंक्तियां हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसमें मात्राएं नहीं है। मैं मात्राओं में लिखता ही नहीं हूँ। तो हाँ। अ, दरअसल वो ये कि जब हम मात्राओं में लिख देते हैं तो फिर मात्राओं में बंध जाते हैं। और निराला जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अ, अगर आपने किसी बंधन में बंध के कोई रचना लिख दी तो आप बंधन में बंध के रह जाओगे, खुले मुक्त वाकई। उससे हृदय से वाह। आप रचनाएं नहीं लिख पाओगे। वाह। तो आप भी जिस वाह। तरह की रचनाएं लिखते हैं तो वो भी बिल्कुल छंद मुक्त और बहुत छंद मुक्त। प्रभावी रचनाएं हैं। तो जी। मैं शुक्रिया। रचना भी, मैं गजलें भी छंद मुक्त ही कहता हूँ। तो मेरा साहित्यिक सफर दुष्यंत जी से शुरुआत हुआ, दुष्यंत जी पे खत्म हो जाता है। क्या बात, बहुत बाकी खूबसूरत मैंने बात। जब हिंदी से एमए किया तो बहुत लोगों को पढ़ा है। नाटक भी मैंने बहुत, लक्ष्मीनारायण लाल जी के नाटक आपने बहुत प्ले किए होंगे और पढ़े जी। होंगे। मुझे जी। लक्ष्मीनारायण लाल जी के नाटक बहुत प्रभावित करते हैं। वाकई। उनका कल की अवतार तो मतलब मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैंने कम से कम 50 बार पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि इसमें वाह। क्या है, इस नाटक में क्या छिपा है। और मैंने भी वाह। कुछ झलकियां लिखी, कुछ नाटक लिखे, मुझे गर्व है, फक्र है। लेकिन वो, मैं उस फील्ड में नहीं जा पाया जिस तरह आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। मैं आपको बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं कि आप हम दिन। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ यहाँ हैं राम अवतार जी। इतने सरल आपका व्यक्तित्व है और अपने आप में एक बहुत बड़ी आप शख्सियत हैं। अभिनव श्रीवास्तव जी आपके लिए बहुत खूबसूरत लिखते हैं, साधुवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं आज हमारे इस कार्यक्रम का 207वां एपिसोड है, 107th एपिसोड है इस कार्यक्रम का। और उद्भ्रांत जी 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 हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उद्भ्रांत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं कि विचार वाकई बड़े होते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि विचार बड़े होते हैं। जस किरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं। लिखती हैं कि बिल्कुल सही सही भाव बहुत मायने रखते हैं। और कवि तो कवि इस मामले में कैसे रह जाए, वाकई भाव आपके जो हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं। तो मैं अब बातें तो हमारी चल ही रही है, लेकिन मैं चाहूंगी अपना लिखा हमें कुछ और आप जरूर सुनाएं। जी। आज नया साल है तो मुझे रचना की याद आ रही है। तो नवरोज है नए आज साल पे जी। सबको शुभकामनाएं देते हुए, नवरोज है आज। और दिल्ली में जब दिल्ली के हम पहचान की बात करते हैं तो सबसे पहले एक तस्वीर दिखाई जाती है कमल मंदिर की। जी। और कमल मंदिर में आज इस वक्त नवरोज का कार्यक्रम चल रहा है। मैं हर साल उसमें शामिल होता हूँ। इस बार इस कार्यक्रम की वजह से, क्योंकि एक ही बात है, हम बैठ के बात करें, चाहे, क्योंकि वहां भी कविता पाठ ही लगभग होता है। और क्योंकि इस बार ये भी है कि 50 की गैदरिंग से ऊपर हो नहीं सकती, तो बड़े स्तर पे कार्यक्रम हुआ भी नहीं और हम जा भी नहीं पाए। लेकिन ये ये कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। उद्भ्रांत जी जुड़े हुए हैं। उद्भ्रांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे कवि हैं, वाकई। बहुत अच्छी गजलें कहते हैं, बहुत हमारे हमारे। मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी आज तो आप हैं हमारे साथ, जब हमारा अगला शख्सियत होगा उसमें हमारे साथ उद्भ्रांत जी भी हैं। शख्सियत बहुत हमारी बढ़िया। तो शख्सियत के में हमारे साथ चलिए, हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। आज नया साल भी है और बहुत पावन दिन है। जी। मैं बचपन की एक बात उद्भ्रांत जी साथ जुड़े इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी। जी। उद्भ्रांत जी को नमन करते हुए, उनके चरण स्पर्श करते हुए, इन्हीं दिनों में होली के दिन थे और होली के दिनों में हम दरअसल चाहे भले एग्जाम हो लेकिन शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटा जरूर हम कुछ ना कुछ खेल खेलते थे। तो ये बात है 1986 की,
जब बच्चे थे बिल्कुल। जी। और कबड्डी हम खेला करते थे, हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा एक ग्राउंड हुआ करता था, वहां हम कबड्डी खेलते थे। तो बड़े जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो अगर दिन में हम खेलते थे तो जूता मारते थे दूर से फेंक के, लेकिन शाम को वो भी खाना पीना खा के 1 घंटे कम से कम कसरत हो जाएगी और आप खेलिए, ताकि नींद अच्छी आएगी और आप नए विचारों में जी जी पाओगे। जी तो बिल्कुल। 8 बजे बाद जो ही हम खाना खा के और कबड्डी खेलने के लिए निकले, पिताजी ने दरवाजा खोला और हमको कबड्डी खेलते हुए देखा। तो मैं जी। कबड्डी खेल रहा था, मैं डर गया कि पिताजी ने दरवाजा खोल लिया और मुझे अब तो वो मतलब या तो बाद में पीटेंगे मारेंगे, नहीं तो कुछ कहेंगे। लेकिन खैर, तो वो कबड्डी का खेल चल रहा था और पिताजी कबड्डी देख रहे थे। जी। हुआ यूं कि हमारे पाले में 9 लोग थे और 8 आउट हो चुके थे, मैं अकेला बचा जी। था। तो सामने की दूसरी विपक्षी टीम में एक बहुत बड़ा, मेरा वजन रहा होगा तो 36 35 37 किलो रहा होगा, और सामने जो कबड्डी सबसे बेहतरीन जो सबसे बड़ा वजन में भी कम 100 किलो से ऊपर का था, वो कबड्डी देने के लिए भेज दिया मुझे आउट करने के लिए, क्योंकि आखिरी बचा था मैं। वो जो ही मेरे पीछे आया, मैंने फट से उसकी टांग पकड़ ली और टांग पकड़ के और मैं बिल्कुल बैठ गया। लेकिन चूंकि मेरा वजन 35 किलो के आसपास और वो 100 किलो से ऊपर, वो मुझे घसीटता हुआ पाले तक ले आया, बाउंड्री तक, ओह! और मुझे आउट कर दिया। लेकिन मेरे पिताजी सब कुछ देख रहे थे। पिताजी एकदम कूद के गिरे वहां कि नहीं, ये आउट नहीं है, ये बेईमानी है। तुमने एक बच्चे के आगे इतने बड़ा आदमी भेज दिया, मुकाबला बराबर में होना चाहिए, तुमको बराबर का व्यक्ति भेजना चाहिए। 35 किलो का मेरा बच्चा है, तुमने 100 किलो का आदमी भेज दिया कबड्डी देने के लिए। 35 किलो का बच्चा भेजते तब मुकाबला था, इसलिए ये आउट नहीं है, तुम्हारा खिलाड़ी आउट है, उसने पकड़ लिया, इसकी हिम्मत है ये। तो सबने, मतलब कम से कम 50 लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये आउट, जिसको पकड़ लिया वो आउट है, वो बच्चा आउट नहीं है। तो मुझे पिताजी ने जिंदा करवाया। तो क्या जब बात बड़े है! लोग साथ में होते हैं, उद्भ्रांत जी साथ में हैं, तो हमें बिल्कुल। खुशी है कि हमारे बड़े हैं और वो हमें आशीर्वाद देते रहे। तो हम आउट होकर भी नॉट आउट है। अगर क्या हमसे बात! गलती हो रही हो तो हम क्षमा करें और हम नॉट आउट हमेशा रहे उनके सामने। तो शायद सवाल भूल गया मैं उनके इस नॉट आउट के जवाब में। कविता पे क्या सवाल था? आपकी कविता सुनना सवाल चाहेंगे क्या अब था हम। आपका? आपका मेरा सवाल था कि अब आपका लिखा हुआ हम काजल सुनना जी, सवाल चाहेंगे। क्या था आपका? मैं सवाल भूल गया। सवाल था कि हम आपका लिखा हुआ अब सुनना चाहेंगे। मेरी जी जी आवाज़ आ जी, रही हाँ है? ठीक है ठीक है। आपका लिखा हुआ सुनना जी चाहेंगे जी अब जी, हम। हाँ तो ठीक है, कविता तो खैर जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है। जी। तो जी। जी जी, हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, आज मैं बार बार कहता हूँ कि आज विश्व वन दिवस है, और विश्व वन दिवस पर हम राजस्थान के लोग बहुत जल संकट से बल्कि पूरा देश का पूरा विश्व जल संकट से गुजर रहा है। गुज़रा है। तो एक रचना मैंने बहुत पहले लिख छोड़ी थी, उद्भ्रांत जी आपको समर्पित करता हूँ वाह! कि खुद भी अमर हो गया होता, खुद भी अमर हो गया होता, ये गुलशन भी संवर गया होता। कि खुद भी अमर हो गया होता, ये गुलशन भी संवर गया होता, सागर किसी सहरा में खुदकुशी करके मर गया होता। आहा! कि खुद भी अमर हो गया होता, ये गुलशन भी संवर गया होता, सागर किसी सहरा में खुदकुशी करके मर गया होता। आहा! और चांद के काले धब्बों पर मैं होठ प्यार से रख देता। वाह! कि चांद के काले धब्बों पर मैं होठ प्यार से रख देता, मेरे लब तो काले हो जाते लेकिन चांद निखर गया होता। वाह! कि चांद के काले धब्बों पर मैं होठ प्यार से रख देता, मेरे लब तो काले हो जाते लेकिन चांद निखर गया होता। और धूप की बेरंग बेरंग बारिश में, जब धूप भी पड़ रही होती है और बारिश भी हो रही होती है, तो वो बेरंग बारिश होती है, क्योंकि हुँ, हुँ, बारिश हुँ। तभी होती है जब सूरज छिप बिल्कुल। जाए, तो अच्छी लगती है। बिल्कुल। कि धूप की बेरंग बारिश में गर चुम्बन एक उड़ा देती। देखो, संकेत में बात कही है कि वाक़ई, धूप की वाक़ई। बेरंग बारिश में गर चुम्बन एक उड़ा देती, आसमां के रुखसार पर इंद्रधनुष उभर गया होता। वाह!
वाह। कि धूप की बेरंग बारिश में गर चुंबन एक उड़ा देती, आसमां के रुखसार पर इंद्रधनुष उभर गया होता, और मिट्टी गर गोरी ना होती, क्यों मन नभ का काला होता। वाह। कि मिट्टी गर गोरी ना होती, क्यों मन नभ का काला होता, सब पत्ते वाह। पीले पड़ जाते, रंग फूलों का उड़ गया होता। कि मिट्टी गर गोरी ना होती, क्यों मन नभ का काला होता, सब पत्ते पीले पड़ जाते, रंग फूलों का उड़ गया होता। और एक आखिरी पढ़ देता हूं कि एक आहा जिगर में उठती है, बदलता है जब जब मौसम। एक आहा जिगर में उठती है, बदलता है जब जब मौसम, याद फिर कैसे आते तुम, जख्म अगर ये भर गया होता। याद फिर वाह। कैसे आते तुम, जख्म अगर ये भर गया होता, सागर किसी सहरा में खुदकुशी करके मर गया होता। आहा। ये रचना उद्भ्रांत जी आपको बहुत समर्पित है। आप खूबसूरत। बहुत वाकई उद्भ्रांत जी लिखते हैं बहुत खूब, और वो लिखते हैं कि भैरवा साहब बहुत अच्छे कवि हैं, बड़े ही सरल और मृदभाषी हैं, और अपने व्यवहार से सबको मोह लेते हैं। कबड्डी कबड्डी का रोचक प्रसंग, उन्हें मेरा मेरा हार्दिक शुभाशीष। बहुत बहुत शुक्रिया उद्भ्रांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे, जस किरण चोपड़ा जी कहती हैं बहुत खूब, बाला शर्मा कह रही हैं बहुत खूब, उद्भ्रांत जी कह रहे हैं, उद्भ्रांत जी कह रहे हैं बहुत खूब। वाकई बहुत ही खूबसूरत ये कविता थी। तो मैं चाहूंगी, कविता तो मैं आपसे एक और सुनूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये जो युवा पीढ़ी है, जो कला के क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहते हैं, या लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, या फिर वो कला से जुड़े किसी भी क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं चाहूंगी एज एन एक्सपर्ट आप ये बताइए कि ये इसमें ये जो रास्ता है कितना सरल है, कितना मुश्किल है, और इस रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट्स नहीं होते, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, शॉर्टकट तो होते हैं, लेकिन अगर उसका प्रयोग करोगे तो आप खुद, मेरी एक रचना है, अच्छा, आप मानते हैं शॉर्टकट्स होते हैं? आप मानते हैं शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते लेकिन शॉर्टकट होते हैं, लेकिन उसमें आदमी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। हैं? जी बिल्कुल, आगे नहीं बढ़ कि पाता, ये बात तो है। हाँ, आगे नहीं बढ़ पाता। जितना छोटा रास्ता ढूंढा उतना ज्यादा भटक गया हूँ। मेरी रचना है कि जी। छत से होकर चोरी चुपके उनकी पलकों तलक गया हूँ। कि छत से होकर चोरी चुपके उनकी पलकों तलक गया हूँ, ख्वाब में पहले से ना हूँ, यही सोचकर ठिठक गया हूँ। हाँ हाँ। कि छत से होकर चोरी चुपके उनकी पलकों तलक गया हूँ, ख्वाब में पहले से ना हूँ, यही सोचकर ठिठक गया हूँ। और मंजिल पाने की खातिर, कि सबसे पहले जाकर अपनी मंजिल पाने की खातिर, सबसे पहले जाकर अपनी मंजिल पाने की खातिर, जितना छोटा रास्ता ढूंढा उतना ज्यादा हाँ। भटक गया हूँ। वाह। जितना छोटा कि, रास्ता ढूंढा उतना ज्यादा भटक गया हूँ, क्या बात। कि, क्या कि बात। सबसे पहले जाकर अपनी मंजिल पाने की खातिर, जितना छोटा रास्ता ढूंढा उतना ज्यादा भटक गया हूँ। तो वाह। आप, छोटे रास्ते तो होते हैं, लेकिन आप भटक जाओगे। यस। आपको क्या बात। आगे, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके जो प्रयास हैं वो आपको आगे लाएंगे। तो जो नए रचनाकार और रंगकर्मी हो जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, देखिए, मैं बार बार, और बहुत लोग और भी कहते होंगे, मैं भी कहता हूँ, ईश्वर से हम क्या मांगते हैं जब भी प्रार्थना करते हैं? भगवान हमको ये दे दे, हमको मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे। अरे भाई, प्रधानमंत्री बना देगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का दायित्व निभा पाओगे? यस। यस। उसको पता आसान है। नहीं। हम, वो सब जानता है, उससे हम मांगते हैं भगवान ये दे दे। अरे मुझे पता, मुझे क्या देना है। भगवान जानता है कि बेटे तुझे इतना ही देना है जितना तू कर पाएगा। तू नहीं कर पाएगा, प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं निभा सकता, तू तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तू जो मैंने नियत किया उस पे रह। तो हम क्यों बेकार, जो भगवान को चाहता वो करवा लेता आपसे। मैं वाकई। बता रहा हूँ कि मैं छोटी छोटी पंक्तियां लिखा करता था। मुझे भगवान ने इस, यहाँ इस पद पर बिठा दिया। मैं कहता हूँ कि इनकम टैक्स में होता, भले नोट कमा लेता, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर पाता, मैं छोड़ के आ जाता। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। उस फाइलों में बिल्कुल। मैं नहीं रमता। नहीं, नहीं कर मैं सकते हम लोग, वाकई। मैं तो कविता का आदमी हूँ। मैं तो जो लिखता हूँ छोटा मोटा लिख लेता हूँ, तो मैं वही कर पाऊंगा। मैं नहीं इनकम टैक्स कमिश्नर वाकई। बन के, और ये सब मैं नोट कमा, मैं कहाँ ले जाऊंगा इतने सारे पैसों को? मैं तो, सच में, मैं आज बिल्कुल भी सच।
मैं आज भी, मैं एक बार गुड़गांव से कवि सम्मेलन में आ रहा था, तो मुझे पता नहीं था, मुझे माँ सबसे ज्यादा मैं ही उसमें जमा था। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी कविताएं सबको अच्छी लगी थी। हरियाणा के 80 कवि चलते वहां, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे तो एक वहाँ के बहुत बड़े पहलवान पहलवान हुआ करते थे, उन्होंने पता नहीं क्यों मेरे लिफाफे में सबको 2100 रुपए दिए थे। पता नहीं क्यों मुझे अलग से 21,000 रुपए दे दिए। आह, और मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी से मार रहे थे गुड़गांव गुड़गांव से, और धोला को आते आते लाइट, पहले रेड लाइट हुआ, आज तो साफ है रास्ता, लेकिन पहले रेड लाइट हुआ करती थी। तो रेड लाइट पे मैं रुका, और एक लड़की मतलब अपने पापा के साथ उस पे खिड़की के पास आई, और ऐसे मांगती हुई, पापा विकलांग थे, तो मैंने वो लिफाफा जो मिला था, मैं 21 रुपए, चलो दे दो इसको, क्योंकि मेरे साथी जो थे उनको उन्होंने बता दिया 21 रुपए मिले, तो मैंने मेरे पास, तो मैंने ऐसे कैसे लिफाफा कैसे पकड़ा दिया। मैं कहा पता नहीं क्या आह, बेचारी परेशान है। वो लाइट होते आगे, लाइट एक बार लाइट और हो गई, वो दोनों दौड़ के फिर आए, और खिड़की ठक 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 ठक, मैंने कहा पैसे दे दिए, अब क्या चाहिए। ठक 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 ठक, उन्होंने फिर मेरे को उतार के और मेरे चरण छुए, लड़की ने, बाप ने, उनके पापा ने, दोनों ने, कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो 3 दिन पहले ही दिल्ली आया हूँ, और मेरी बेटी जवान हो चुकी है, मैं उसकी शादी के लिए मैं दिल्ली आया था, कहीं से थोड़े पैसे इकट्ठा कर लूं, और आज मुझे एक साथ इतने पैसे मिल गए। मगर इतने सारे 2100 में शादी कर लोगे? कि नहीं, 2100 नहीं, 21,000 रही, तो 21,000 रुपए है। आह, तो आह, हम उस नेचर के आदमी हैं कि वाह, जहां हमें पैसे नहीं चाहिए होते, हमें तो प्यार चाहिए नहीं होता है, आप बिल्कुल, श्रोताओं का। इज्जत तो हम, प्यार, और इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए। तो उस तरह की नौकरी हम नहीं कर पाते, भगवान अपने आप करवा लेता है। तो अगर आपके अंदर कुछ है, काजल जी को मैं जानता हूँ पिछले 25 साल से, वो जैसी थी, खैर पापा तो उस फील्ड में थे ही थे, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है, जो उनका समर्पण रहा है, आज इतनी बड़ी रंगकर्मी है, इतनी बड़ी कवियत्री है, इतनी बड़ी कलाकार है। तो बहुत शुक्रिया। भगवान पे भरोसा रखें, भगवान आपको, अगर आपकी लगन सच्ची रही, आपकी मेहनत रही, तो आपको उस मुकाम पर ले जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, आप वो कर नहीं पाते, नहीं कर सकते, तो भगवान आपका साथ नहीं देगा। जिस फील्ड में वाकई, आप जा सकते हो, जा पाते हो, वहीं आपको ले जाएगा। ये मेरी बिल्कुल, युवाओं से, आज के युवाओं से दरख्वास्त है, प्रार्थना है। वाकई बहुत खूबसूरत बात कही, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मानती हूँ कि हम लोग जो कला कला के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते। ऊपर वाले की मेहर है हम पे कि हम उस काम को कर रहे हैं जो हमारा पैशन है, जो हमारा जुनून है, जो हमें अच्छा लगता है। हम फाइल वर्क नहीं कर सकते, हम कला से जुड़े जी हुए जी जी लोग। जी बहुत जी जी खूबसूरत जी। बात आपने कही। जस किरण चोपड़ा जी लिखती हैं अद्भुत, डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं क्या बात। हमारे साथ सतीश आनंद जी जुड़ चुके हैं, संगीत नाटक बहुत अकादमी बढ़िया, पुरस्कार से सतीश जी जुड़े हैं, सम्मानित हैं। मुझे प्रणाम। सतीश जी, आनंद जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप इतने बड़े कलाकार। मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, रेडियो पे सुनता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ आपको सतीश जी, बहुत तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं शहजाद हुसैन साहब, अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो मीडिया कर्मी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उद्भ्रान शर्मा जी लिखते हैं अद्भुत प्रसंग, ऐसा प्रसंग सिर्फ निराला के बारे में ही सुना है। क्या बात, क्या बात उद्भ्रान जी, इतना खूबसूरत लिखते हैं कि जिस तरह से राम अवतार जी ने बताया, ऐसा प्रसंग निराला जी के बारे में ही सुना। वाह, वाह, चलिए, वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया उद्भ्रान जी मैं नमन आपका। करता हूँ उद्भान जी को। तो अब चलते चलते मैं चाहूंगी कि एक कविता आप और सुनाएं। जी, तो मैं एक रचना, जी, आज विश्व कविता दिवस है, और जी, एक रचना बार बार लोग मुझसे फरमाइश करते हैं सुनाने के लिए, जी, 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 कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं। उद्भ्रान जी, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, बहुत सारे श्रोता, दर्शक देख सुन रहे हैं। जी, ये बिल्कुल मैं आखिरी रचना है, इसलिए मैं उस तरह की रचना पढ़ देता हूँ, कि जी, तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान। आप फेसबुक पे बहुत सारे श्रोता जुड़े थे, वो शायद छोड़ गए हमको, तो संकेतों से बात कहिए, कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने
खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। वाह कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। और एक दिन खुद में डूब गया दरिया, एक दिन वाह खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं। वाह कि एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं। और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं। वाह कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं। और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, कि दूर गांव के छोर पे घूंघट में हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। कि वाह दूर दूर वाह गांव के छोर पे घूंघट में हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं। कमाल कमाल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जसकिरण जी लिखती हैं, वाह बहुत खूबसूरत राम अवतार जी। आपने अपनी जिंदगी की इतने खूबसूरत किस्से सुनाए, इतनी खूबसूरत बातें बताई जो बहुत ही इंस्पिरेशनल रही हैं। खास तौर पे जो अगर युवा पीढ़ी हमारे साथ जो भी जुड़ी है, आई एम श्योर हमारे साथ जुड़ती हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी रही। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच जी, पर आने आपका के बहुत लिए। बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे जैसे छोटे से व्यक्ति को इस बड़े मंच पे अवसर दिया। और इसी तरह आप बड़े बड़े रचनाकारों को बुलाते रहें। मैं चौधरा सा व्यक्ति हूँ, ताकि आपका ये बहुत शुक्रिया। चैनल, आपका ये प्रयास, आपका ये नया संबल देता रहे जीवन को। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस मंच पर आए। उद्भ्रांत जी लिखते हैं कि बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, कोई बेखबर काली खाली कर गया मकान। वह बाला शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी खूबसूरत बात कही, हम हमारे हमसे इतनी खूबसूरत बातें कही। जिस तरह से आप जानना चाहते हैं कि हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा शख्सियत का, उसमें जो हमारे अगली शख्सियत होंगे, उद्भ्रांत शर्मा जी होंगे, अपने आप में एक शख्सियत है। तो जल्द ही वो हमारे साथ होंगे, 24 तारीख को वो हमारे साथ होंगे 7 बजे के करीब। तो जुड़िएगा हमारे साथ। और राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सभी एस्टीम्ड व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। हालांकि अब हमारा शख्सियत इतना रेगुलर नहीं रहता, 207वां एपिसोड है हमारा। हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में हमारे 3 एपिसोड्स हो जाएं। तो हमारा यही मकसद है कि जो भी हमारे से युवा पीढ़ी है, उनको शख्सियत की, जो हमारी शख्सियतें हैं, उनकी जर्नी से वो इंस्पायर हो सके। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और विनीता दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इतनी खूबसूरत बात लिखी है, लोड्स एंड लव एंड टू यू ऑल्सो, क्या कहूँ दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमेशा मेरी मॉरल सपोर्ट बनने के लिए। विनीता दी, थैंक यू। और सभी एस्टीम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शख्सियत में। जिस तरह से मैंने आपको बताया, हमारी अगली शख्सियत उद्भ्रांत शर्मा जी हैं, जाने माने साहित्यकार, कवि। 24 तारीख को शाम 7 बजे शख्सियत के अगले अंक में रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।